अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और आप और मैं अभी तक मिलकर एसिड्स और बेसिस को पढ़ रहे थे। आज हम वन स्टेप फर्दर जाएंगे और सॉल्ट्स को पढ़ेंगे और सॉल्ट्स में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स है, जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्ट्स किस तरह बनते हैं, उनका नाम किस तरह से दिया जाता है। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चार नाम याद हो जाए ना तो आप किसी के सामने नाम लेंगे, उनको लगेगा वाह इसको तो बड़ी केमिस्ट्री आती है। तो मेरे केमिस्ट्स, आप लोगों ने डरना नहीं है, हमने समझना है केमिस्ट्री को और फिर दूसरों को भी समझाना है इसी तरह से। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और समझते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, फाइनली क्योंकि हम सॉल्ट्स पे पहुंच गए हैं तो सॉल्ट्स की बात हम करेंगे। और केमिस्ट्री में जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो ये चीज़ लाजमी याद करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से उसको नेम देना है, उसका नाम कैसे रखना है, उसका नाम बुलाना किस तरह से है। नेमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का, जिसको नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। अभी हम सॉल्ट्स में भी थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। वैसे ये नॉमेनक्लेचर तो नहीं है, ये सिर्फ सिंपल नेमिंग है उधर से कि जहाँ से आपका सॉल्ट डिराइव हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं सॉल्ट्स पे। और सबसे पहले सॉल्ट्स को देखते ही आपके माइंड में क्या आता है। हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में जो चीज़ें बनती हैं वो होता है सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट की प्रिपरेशन सबसे इजी चीज़ एसिड और बेस से बनेगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनेगी, वो आपको पहले से पता है, फेमिलियर है ना हम अभी तक यहाँ पे अपने सॉल्ट से। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करेंगे कि आखिर सॉल्ट्स बनते किस तरह से हैं। सॉल्ट्स की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉल्ट्स की फॉर्मेशन में सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सॉल्ट्स के बारे में याद रखना है, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा और कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा। सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैटाइन। वैसे तो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी होता है उसको हम कैटाइन ही कहते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट वाली बात अभी मुश्किल लगेगी, लेकिन जब समझ आ जाएगी फिर इजी होगा। आपका कैटाइन आपके हमेशा बेस से डिराइव होता है, ये चीज़ याद रखनी है, पेपर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप अपने कैटाइन को बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा। रेडिकल आइन एक ही चीज़ होती है। आइन का मतलब एक सिंपल एलिमेंट लिखा होता है, रेडिकल में ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, इसलिए हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कैटाइन को आपने बेसिक रेडिकल कहना है, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव पार्ट कैटाइन कौन सा होता है? प्लस चार्ज वाला पार्ट आपका हमेशा बेस से डिराइव होगा। कैसे डिराइव होगा वो भी हम सीखेंगे, परेशान नहीं होना आपने। अभी सिर्फ इस बात को देखो कि आपका जो कैटाइन है सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट देखिए आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड दो चीज़ों का बनता है, पॉजिटिव चार्जेस वाले एलिमेंट्स और नेगेटिव चार्जेस वाले। पॉजिटिव चार्जेस वाले जो होते हैं उसको हम कहेंगे कैटाइन, और अभी हम ये देख रहे हैं कि कैटाइन आपकी बेस से डिराइव होता है। अब ये क्या बात हुई, हमने कहाँ पढ़ा एसिड्स और बेसिस और कहाँ सॉल्ट्स पढ़े हैं, तो बेस क्यों बात कर रहे हैं आप? हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपके पास सॉल्ट बनता है। अब एसिड का कौन सा पार्ट टूटेगा और सॉल्ट बनाएगा, बेस का कौन सा पार्ट टूटेगा और सॉल्ट बनाएगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको याद होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट को हम बना रहे हैं, वाटर बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कर दिया था अलहदा और निकाल दिया था। अब सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट में आपके पास कोई चीज़ आएगी एसिड से, कोई चीज़ आएगी बेस से। बेस से आएगा आपका कैटाइन, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि बेस आपको देगा कैटाइन और एसिड आपको देगा एनाइन। एनाइन कौन सा होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपका जो सॉल्ट है उसका पॉजिटिव पार्ट आपकी बेस से आएगा और जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो आपके एसिड से आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ मेटल्स लिखे हैं, कुछ मेटल्स के नाम हैं ये, और साथ ही कुछ एसिड्स के नाम हैं। अब इन मेटल से और इन एसिड्स को मिला के अब हम कुछ सॉल्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, सिल्वर, जो मर्जी मेटल लिखते हैं, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्जेस बनाता है, ये बात आपको याद होगी। मेटल बनाता है पॉजिटिव चार्जेस, क्यों? क्योंकि मेटल के पास इतने इनफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो दे देगा किसी और को, अपने बाकी शेल्स को कंप्लीट कर लेगा, और कंप्लीट शेल्स के बाद क्योंकि मेटल स्टेबल हो जाता है इसलिए मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है। एक तो आपने बात याद ये रख ली कि मेटल ने हमेशा बनाना है पॉजिटिव आयन, इसका मतलब उसके ऊपर होगा प्लस का चार्ज। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो प्लस का चार्ज है इसके साथ नंबर कौन सा है।
1 2 3 4 कौन सा नंबर है, हमने वो देखना है। स्टूडेंट्स, आपके प्लस के चार्ज के साथ या माइनस के चार्ज के साथ जो नंबर आता है वो वाला नंबर होता है कि आपके मेटल ने, मतलब प्लस चार्जेस में आपके मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए आयन बनाने के लिए, प्लस का चार्ज बनाने के लिए। तो जो आपका मेटल है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाले, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सोडियम आपके फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का मतलब है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कैसे पता चला? ग्रुप नंबर से पता चला। जो आपका ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल हम कहते हैं आखिरी शेल को। So there is only one electron in the valence shell of sodium. सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक उसके पास है, 7 उसको और चाहिए। तो आप मुझे बताएं 7 लेना ईजी है कि 7 देना? 7 लेना तो बहुत मुश्किल काम है। तो सोडियम क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा और बाकी सारे शेल्स उसके क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा। बाकी सारे शेल में ज़रूरी नहीं कि काफ़ी ज़्यादा शेल्स हो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रही हूँ। तो आपने याद रखना है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके 8 का ऑक्टेट कंप्लीट करना सोडियम के लिए मुश्किल काम है। सोडियम क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने अंदर से। उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद सोडियम आयन बन जाएगा। और क्योंकि इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाला है इसलिए आपके पास जो पॉजिटिव में चार्ज आया है उसके साथ आप 1 नहीं लिखेंगे। 1 ना लिखा हो तो उसका मतलब यही होता है कि 1 है। ठीक है, तो कैसे पता लगा? आपके फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का मतलब है वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वही एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, उसी की वजह से प्लस का चार्ज आ गया। पोटेशियम, पोटेशियम की बात हम करें तो पोटेशियम भी हमारे पास यहाँ पे हमारे फर्स्ट ग्रुप में आ जाता है। अब आप देखें पोटेशियम ने भी यही करना है जो सोडियम ने किया था। पोटेशियम ने क्या करना है कि अपने अंदर से वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है जो उसके पास मौजूद है। वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से पोटेशियम के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना निकालने के लिए, तो वो निकलेगा। वो निकलने के बाद जितने पीछे शेल मौजूद हैं वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हैं। पोटेशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का। 1 इलेक्ट्रॉन निकले, 1 हम नहीं लिखते, जहां 1 नहीं लिखा होता हमें ऑलरेडी पता होता है कि एक ही चीज़ है। जिंक की बात करते हैं। जिंक आपके पास स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो चार्जेस होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, वो कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। तो हम जिंक के चार्ज की जब बात करेंगे मैं आपको तब बताऊंगी कि आप अपने सॉल्ट में इसका क्या चार्ज रखेंगे। ठीक है, अभी आप जिंक का बस इतना याद रखें क्योंकि मेटल है, ये पॉजिटिव आयन बनाएगा। कौन सा पॉजिटिव आयन बनेगा ये हम बात करेंगे जब हम सॉल्ट की फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। कैल्शियम आपके सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का मतलब है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए देना आसान है, या 6 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना आसान है। ऑब्वियसली 2 देना आसान है, 6 लेना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कैल्शियम भी क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा और कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो होगा 2+। 1 का नंबर हम नहीं लिखते, लेकिन बाकी उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो हम लाजमी लिखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है सिल्वर। सिल्वर अगेन आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट में चार्जेस के नंबर वेरी करते हैं। जब हम सॉल्ट बनाएंगे फिर मैं आपको इसका बताऊंगी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे इन्हीं मेटल से अपने सॉल्ट तक की जर्नी के बारे में। आपने क्या करना है कि मैंने आपको बता दिया कि आपका सॉल्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। एक होगी चीज पॉजिटिव पार्ट वाली, एक होगी नेगेटिव पार्ट वाली। आपके पास मेटल आपके अगर पॉजिटिव पार्ट में आ गए हैं, अब हमें सिर्फ नेगेटिव पार्ट चाहिए जो हमने इस पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, हमारा सॉल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, HCl देखें। HCl में मुझे बताएं HCl का फॉर्मूला ये देखें। HCl का फॉर्मूला होता है ये, हाइड्रोजन इसमें पॉजिटिव पार्ट है, क्लोरीन इसमें नेगेटिव पार्ट है। आपने क्या करना है, HCl का जो पॉजिटिव पार्ट है इसको कर देना है रिमूव, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट हम ऑलरेडी ले रहे हैं मेटल से। ठीक है, क्योंकि हमें मेटल पॉजिटिव दे रही है तो हमने इसको रिमूव करेंगे और यहाँ लिख देंगे सोडियम। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, अभी हमने बात की कि जब ये सोडियम आयन के फॉर्म में जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा +1 का चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज ऑलरेडी है। चार्जेस किस तरह से लिखते हैं फाइनल कंपाउंड में कि आपके जो चार्जेस हैं ये क्रॉस हो जाते हैं। प्लस का चार्ज आपके क्लोरीन के साथ आएगा और माइनस का चार्ज आ जाएगा आपके सोडियम के साथ, जिसकी वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो होगा NaCl। क्योंकि प्लस के साथ भी 1 था, माइनस के साथ भी 1 था, तो ना सोडियम के साथ कोई नंबर आएगा ना
क्लोरीन के साथ। तो सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने क्या लिया, नेगेटिव पार्ट। एसिड का आपने नेगेटिव पार्ट लेना, ये देखिए हमने अभी डिस्कस किया है। एसिड का नेगेटिव पार्ट उठा लेना है आपने, और पॉजिटिव पार्ट या तो आपकी बेस देगी आपको या मेटल में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। अगर तो मेटल प्रेजेंट है तो मेटल का पॉजिटिव पार्ट ले लें, अगर मेटल प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप सॉल्ट बना रहे हैं, तो फिर आप बेस का पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ठीक है, अभी हम बेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ मेटल से बात कर रहे हैं। मेटल से हमने सोडियम की बात कर ली कि सोडियम क्लोराइड किस तरह बनता है, तो आपने याद रखना है कि सोडियम की वजह से जो सॉल्ट बना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करने के बाद सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम और नाइट्रिक एसिड की। पोटेशियम है आपके पास ये, और नाइट्रिक एसिड आपके पास होता है HNO3। पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट वाला, H आपने देखा प्लस होगा, NO3 आपके पास हो जाएगा माइनस। तो आपने क्या करना है कि आपने इस एसिड का हाइड्रोजन करना है रिमूव, और वहां पे अपना ये पॉजिटिव पार्ट कर देना है अटैच। तो आपके पास ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगी पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट कहेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 का पार्ट जिधर भी आता है ना उसको कहते हैं नाइट्रेट। तो ये आपके पास जो सॉल्ट बन गया वो है पोटेशियम नाइट्रेट। अब क्योंकि NO3 के ऊपर भी -1 का चार्ज था, पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज था, वो चार्जेस एक दूसरे के साथ जब क्रॉस हुए तो क्योंकि वो 1-1 ही थे, तो आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैल्शियम और फॉस्फोरिक एसिड किस तरह करेंगे। कैल्शियम और फॉस्फोरिक एसिड का कुछ यूँ होगा कि कैल्शियम के ऊपर चार्ज है +2 का, और आपके पास जो फॉस्फोरिक एसिड है ये होता है H3PO4। 3 का मतलब है कि ये 3 चार्ज है आपके PO4 का, 3 नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन का तो प्लस ना, हम सबको याद है। हाइड्रोजन यहाँ से हम करेंगे रिमूव, और अब इसको और इसको हम जब इकट्ठा लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और PO4 3 माइनस। अब चार्जेस को क्योंकि हम क्रॉस कर देते हैं और क्रॉस करने के बाद हम इनको लिखते हैं, तो आपका जो 3 माइनस है ये माइनस और प्लस नहीं, लेकिन 3 आपका कैल्शियम के साथ लिखा आ जाएगा और 2 आपका PO4 के साथ लिखा आ जाएगा। ये जो कंपाउंड बनेगा ये इस तरह से बनेगा कि कैल्शियम के साथ 3 लिखा होगा। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा आयोनिक कंपाउंड्स किस तरह बनाते हैं, और PO4 के साथ पूरे के साथ क्योंकि 2 है तो हम PO4 को ले जाएंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कैल्शियम फॉस्फेट करके सॉल्ट बन जाएगा। तो आपने देखा कि एसिड का नेगेटिव पार्ट हमने कैसे उठाया। मेटल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी, हमने उनको उसी फॉर्म में ले लिया, मेटल्स को वैसे ही लिया, मेटल्स पॉजिटिव आइंस बनाती हैं, उन पॉजिटिव आइंस को लिया, और साथ हमने अपने ये जो एसिड्स हैं इनके नेगेटिव पार्ट्स को उठा लिया। इन नेगेटिव पार्ट्स को जब हमने उठाया तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल चीज़ आई वो ये है कि आपका नेगेटिव आपके मेटल पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे आके आपका सॉल्ट फाइनलाइज हो जाएगा। हमारे पास 2 रह गए, एक जिंक है एक सिल्वर है। ये आपका टास्क है, ये आपने सॉल्व करना है नेक्स्ट लेक्चर तक। इन दोनों का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि किस तरह से होता है, लेकिन अभी के लिए याद रखने वाली चीज़ें, सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। सॉल्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट आपका हमेशा आपका बेस दे रहा होगा या मेटल दे रहा होगा। ठीक है, एनाइन नेगेटिव पार्ट एसिड की तरफ से आ रहा होगा। कैसे आएगा अभी हमने बात की, 2 एसिड्स से आपने सॉल्ट कैसे बनाने, ये आपका टास्क है। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो जी स्टूडेंट्स, देखा सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स को नेम किस तरह देना है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी के लिए इतना ही था, जो मैंने आपको टास्क दिया है वो लाजमी आप लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्ट बनाएं उससे और देखें कि आपको सॉल्ट बनाना आता है कि नहीं। ना आए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगी भी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स से हम कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन तब तक इतना समझें और सॉल्ट्स को समझें कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। केमिस्ट्री से घबराए बगैर, डरे बगैर केमिस्ट्री को पढ़ें, दिल लगा के, शौक से, इससे दोस्ती करके। ज़्यादा चीज़ें तो पढ़ी ही नहीं, सॉल्ट्स को करें रिवाइज। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।